Hello friends and welcome back to this concluding part of this chapter. The chapter measure for measure, इसका आज हम concluding part पढ़ेंगे और कुछ एक जो एक्सरसाइज बाकी है उसको भी आज देख के सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आज हम ये भी देखेंगे कि एसेज जो होते हैं वो किस तरह लिखने चाहिए, तो कुछ एसेज पे भी हम ध्यान देंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो बच्चों सबसे पहले हम जो है देखेंगे अ पैसेज अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, इसके ऊपर एक पैसेज है, पैराग्राफ है, इसको देखते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस हालांकि हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं पिछले सेशंस में, लेकिन पैसेज में क्या लिखा है ये भी समझना जरूरी है। ये जो अनसीन पैसेज हमको हर चैप्टर में दिए होते हैं, इनको आप ध्यान से सुना कीजिए, समझा कीजिए और आंसर्स किस तरह से हम इसके लिखते हैं, आंसर्स को कैसे फाइंड आउट करना है ये जानना भी जरूरी है। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। यानी कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। His efforts of increasing food grain production, that is ये IE, ये एक्चुअली इसका फुल फॉर्म तो होता है इड एस्ट, लैटिन का वर्ड है इड एस्ट, तो हम इसको जानते हैं दैट इज, यानी कि जो की है ना, ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, दैट इज व्हाट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन फार्मिंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हिज एफर्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि उन्होंने जो एफर्ट्स किए, जो अपनी कोशिशें की फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाने की, यानी फूड का प्रोडक्शन उत्पाद बढ़ाने की जो उनकी कोशिशें थी, दैट इज व्हाट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन फार्मिंग, और जिससे कि फार्मिंग में यानी खेती में बहुत बड़ा चेंज हुआ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। He developed seeds of high yielding varieties and brought a revolution in farming 1966। तो सर 1966 में इन्होंने जो है ऐसे सीड्स यानी कि बीज डेवलप किए, विकसित किए ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, कई तरह के जो है ताकि वो खूब उपजाऊ हो, ऐसे सीड्स तैयार किए और इस तरह से फार्मिंग में यानी खेती में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई। दिस इज नोन एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसी को हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ड्यू टू दिस आवर कंट्री इज नाउ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, स्पेशली सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मिल्स। तो इसकी वजह से हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, अब वो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी खुद इतना उत्पादन कर लेता है कि उसको दूसरों पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं। सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खास करके फूड ग्रेन प्रोडक्शन की जब बात आती है, इसमें बहुत आत्मनिर्भर बन चुका है। स्पेशली सीरियल्स, खास करके जो सीरियल्स हैं जैसे कि अनाज है, व्हीट मतलब गेहूं, चावल, मेज, ये सब अपने आप ही यहीं पे अपने भारत में बहुत प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं, उपजाए जाते हैं। Similarly, white revolution, Dr. Verghese Kurian 1970 brought a steep growth in the production of milk and other milk products। इसी तरह से एक व्हाइट रिवॉल्यूशन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था, हरित क्रांति, है व्हाइट रिवॉल्यूशन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ये क्रांति चलाई थी, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ हुआ, विकास हुआ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध के उत्पादन में, और दूध से बने और भी जितने उत्पादन है उनमें बहुत बड़ी जो है विकास हुआ, बहुत बड़ा विकास हुआ। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड, इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। द स्कार्सिटी ऑफ एडिबल ऑयल वॉज ग्रेटली फेल्ट, इसी तरह से एडिबल ऑयल यानी कि जो हम तेल खाते हैं, खाने वाले तेलों की कमी जो है बहुत ज्यादा महसूस की जा रही थी। To meet out the demands of oil, yellow revolution was carried all over the country। तो तेल की खपत, तेल की डिमांड जो थी, आपूर्ति को ठीक करने के लिए, आपूर्ति को पूरा करने के लिए एक येलो रिवॉल्यूशन चला था ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारत में एक येलो रिवॉल्यूशन भी चला था। तो इस तरह से हमने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो कि दूध और दूध के प्रोडक्ट्स थे, इस तरह से येलो रिवॉल्यूशन यानी कि तेल, जो खाने वाले तेल है उनसे संबंधित एक हुआ था। अब देखिए, एज इट इज नॉट पॉसिबल टू सप्लाई फूड फॉर द वास्ट पॉपुलेशन थ्रू कल्टीवेशन ओनली, तो चूंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे भारत देश की, तो ये मुमकिन नहीं था कि सिर्फ कल्टीवेशन से, सिर्फ हम जो है अन्न धान्य उपजा करके सबकी मांगों को पूरा कर सके। वी स्टार्टेड अ ब्लू रिवॉल्यूशन, तो हमने एक ब्लू रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट किया to meet out the demands of nourishing food to non-veg consumers, ताकि जो नॉन वेज कंज्यूमर्स हैं यानी कि जो मांसाहारी जो खाने वाले लोग हैं उनका भी
उनको भी पोषक तत्व मिल सके, इसके लिए एक ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया। नाउ इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स। अब अगर हम बात करें तो भारत जो है एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स में सबसे बड़ा नाम है, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। वी हैव बेटर फूड ग्रेन कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट गिव्स अस फूड ग्रेन सेफली। हमारे पास जो है फूड ग्रेन कलेक्शन अब ज्यादा बेटर है, यानी कि अनाज वगैरह बहुत ही बढ़िया मात्रा में और जो है अच्छी रूप में हमारे पास मौजूद है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है हमारा, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द इंडिया ऑल्सो, वो भी बहुत तगड़ा है और इससे हमें फूड ग्रेन सेफली मिल जाता है। वी आर एक्सपोर्टिंग सरप्लस फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज एंड मीट आउट देयर फूड नीड्स। इसके साथ ही हमारे पास जो ज्यादा का अन्न धान्य होता है, हम उसको बाहर के देशों में भी बेचते हैं और इस तरह से उनकी जो खाने पीने से रिलेटेड जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, उसको भी हम पूरा करते हैं। तो भारत इस तरह से सिर्फ खुद ही आत्मनिर्भर नहीं बना है, तो दूसरे देशों की भी जरूरतों को पूरा कर रहा है आजकल। तो अब देखिए, जैसे इसके आंसर्स आपको देखने हो तो कैसे देखेंगे, हु इज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब आप इसमें देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात जहां हुई थी, तो फादर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है। आपको क्या करना है, इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके कीवर्ड्स आप पैराग्राफ में ढूंढिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो मैं समझाने के लिए हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में कौन सा आएगा पैराग्राफ, ये तो हमें नहीं पता। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, और अगर बाय द वे आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है पैराग्राफ, तो जो क्वेश्चन है उसके कीवर्ड्स आप ढूंढिएगा कि जो मेन वर्ड्स है, और फिर पैराग्राफ में देखिएगा कि वैसे ही शब्द आपको कहाँ मिल रहे हैं। तो फिर इस तरह से आप आराम से ढूंढ सकते हैं। हाउ डिड डॉक्टर स्वामीनाथन ब्रिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन किस तरह से लाया स्वामीनाथन ने। तो देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, brought a great change in farming, he developed seeds of high yielding varieties and brought revolution in farming। तो इस तरह से ये लाए। तो ऐसे आप क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकते हैं आराम से। ये देखिए, ये जो लेट्स राइट का जो एक्सरसाइज है हम पहले ही कर चुके हैं। इमेजिन दैट यू आर ऑन अ रेलवे स्टेशन। आपको ऐसा कल्पना करनी है कि आप रेलवे स्टेशन पे हैं। अ ब्लाइंड बॉय वांट्स टू नो व्हाट इज हैपनिंग। एक आपके पास एक जो है ब्लाइंड बॉय, यानी कि अंधा एक लड़का है जो कि जानना चाह रहा है कि आसपास क्या हो रहा है। डिस्क्राइब व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या चल रहा है उसके आसपास, और फिर क्लूज दिए हुए हैं। तो ये तो वैसे हम कर चुके हैं, एक बार फिर भी देख लेते हैं। अ ट्रेन इज कमिंग नाउ, डोंट वरी। यानी कि एक ट्रेन आ रही है, डोंट वरी यानी कि घबराओ मत, दिस इजंट आवर ट्रेन, यानी कि ये हमारी ट्रेन नहीं है। द इंजन इज मेकिंग अ थंडरस नॉइज। तो इस तरह से ये आप करेंगे। और लेट्स डू इट, ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। कलेक्ट 2 or 3 स्टोरीज अबाउट अकबर एंड बीरबल एंड रीड देम इन योर क्लास। तो अकबर बीरबल की कहानियां तो आपने पढ़ी ही होंगी, सुनी होंगी, तो उनको इंग्लिश में जो होंगी उनको कलेक्ट कीजिए और खुद पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी सुनाइए। आइए अब हम देखते हैं कि हमें एसेज जो होते हैं वो कैसे लिखने हैं। तो बच्चों, ऐसे राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आता है एग्जाम में ऐसे राइटिंग करना है, निबंध लेखन जो होता है। आपको जो भी ऐसे आए, आप देखिएगा कि जो आप सबसे आसानी से लिख पाए, आपको जिसपे बहुत अच्छे से जो है कॉन्फिडेंस है कि आप लिख सकते हो, उसी पे लिखिएगा। रटने की हमेशा जरूरत नहीं होती, अगर आप समझ के लिखिए तो बहुत ही अच्छा होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक ऐसे दिया है मैंने, माय हॉबी, यानी कि मेरी हॉबी। हॉबी क्या होती है? शौक, जो आपका शौक होता है। सपोज किसी को गाने का शौक है, डांस का शौक है, ड्राइंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, कुछ भी शौक होते हैं लोगों के, बहुत सारे शौक होते हैं। कोई जो है स्टैम्प कलेक्शन करता है। तो ऐसे ही हॉबी पे एक ये ऐसे है, माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स, यानी कि मेरी जो पसंदीदा शौक है, मेरा पसंदीदा शौक है किताबें पढ़ना। सम ऑफ माई फ्रेंड्स डू गार्डनिंग इन देयर स्पेयर टाइम। मेरे कुछ दोस्त जो है अपने खाली समय में, स्पेयर टाइम यानी खाली समय में, गार्डनिंग करते हैं, यानी बागवानी करते हैं। अदर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। और बाकी के जो है वो स्पोर्ट्स में यानी खेलकूद में ज्यादा उनको इंटरेस्ट है, उनको शौक है। सम फ्रेंड्स वांट टू स्पेंड टाइम इन म्यूजिक, डांस एंड प्लेज एंड फिल्म्स। कुछ और मेरे दोस्त हैं जो कि जिनको कि म्यूजिक में, डांस में, प्लेज में, यानी कि जो एक्टिंग वगैरह करते हैं, और फिल्म में, इसमें टाइम बिताना अच्छा लगता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स।
मेरे एक दोस्त जो है उसको स्टैम्प कलेक्शन का शौक है, while the other is interested in collecting various types of coins and currency. जबकि एक दूसरा दोस्त है उसको जो है बहुत शौक है करेंसी और कॉइन्स अलग अलग देशों के अलग अलग टाइप के कलेक्ट करना, उसको इकट्ठा करना। वंस हॉबी कैन ऑल्सो बी अनदर्स बिजनेस। अब ये भी बात समझने की कि जो एक व्यक्ति की हॉबी है, शौक है, वो दूसरे व्यक्ति का बिजनेस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि सपोज जो गार्डनिंग हुआ या फिर पेंटिंग हुआ, तो मैं शौक में करती हूँ लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी को बना के बेचता है, तो ये उसका बिजनेस हुआ। ठीक है। बुक्स आर माई अल्टीमेट फ्रेंड। जो किताबें हैं वही मेरी सबसे बढ़िया दोस्त है। आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देम। मुझे उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। वेदर इट इज द मूड टू इंक्रीज नॉलेज और एंटरटेनमेंट, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। मेरा मूड चाहे कुछ भी हो, मेरा मन चाहे ज्ञानवर्धन का हो, यानी नॉलेज नहीं क्या होता, ज्ञान ज्ञान बढ़ाने का हो, या फिर एंटरटेनमेंट, मैं सिर्फ वैसे ही एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए पढ़ना चाहूँ, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। यानी कि वो हमेशा मेरे पास रहती है, अवेलेबल रहती है। रीड एज मच एज यू वांट। मतलब पढ़ो जितना कि तुम चाहते हो, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, जितना आप चाहते हो उतना पढ़ सकते हो। व्हेन यू वांट, जब आप चाहते हो। रीड वॉट एवर यू वांट, और पढ़ो जो भी कुछ तुम चाहते हो, तो सब कुछ आप पढ़ सकते हो। नो लिमिट्स, लिमिटलेस टॉपिक्स, अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी। यानी कि लिमिट नहीं है इसकी, इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप क्या पढ़ोगे, कब तक पढ़ोगे, ये अनलिमिटेड है। लिमिटलेस टॉपिक्स, आपको टॉपिक्स जो है उसके बहुत सारे, बहुत वास्ट टॉपिक मिल जाएंगे। आप पढ़ते पढ़ते आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन बुक्स के टॉपिक्स जो है वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी, और ऐसी अवेलेबिलिटी यानी कि आपको हमेशा वो उपलब्ध हो सकते हैं। आजकल तो जो है ई बुक्स वगैरह भी चल रही हैं बहुत ज्यादा, कि आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे भी देख सकते हो। Reading stories, jokes, novels, dramas, biographies, travelogues, everything is not only interesting to humans but also enlightening. तो अब यहाँ कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी पढ़ना हो हमें, स्टोरीज यानी कहानियां, जोक्स, नॉवेल्स पढ़नी हो, ड्रामा हो, बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा, ट्रेवलॉग्स यानी कि जो यात्रा वृतांत होता है, हर सब कुछ, ये सब कुछ पढ़ना। एवरीथिंग इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, ये सब कुछ सिर्फ जो है इंटरेस्टिंग ही नहीं है, मजेदार ही नहीं है, टू ह्यूमंस बट ऑल्सो एनलाइटनिंग। सिर्फ इंसानों के लिए ये मजेदारी नहीं है, बल्कि एनलाइटनिंग भी है, हमको एक नया ज्ञान भी मिलता है इन सब चीजों से। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स हमारी सबसे बढ़िया दोस्त होती हैं। इट नेवर डिसीव्स अस, ये हमें कभी धोखा नहीं देती। बुक्स नेवर अलाउ द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। अगर हम बुक्स पढ़ रहे होते तो हमें अकेलापन कभी भी नहीं लगता। बट अ कॉशन अबाउट द बुक्स इज नेसेसरी। लेकिन किताब पढ़ते वक्त भी एक जो है कॉशन रखना, एक सतर्कता रखना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू आर एज, यानी कि अपनी एज के अनुसार पढ़ना चाहिए हमें, हमारी जो एज है। वी शुड स्टडी ओनली यूजफुल बुक्स। हमें सिर्फ जो हमारे काम की किताबें हैं वही पढ़नी चाहिए, ऑन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स जिसके अच्छे हो, जिसका विषय अच्छा हो, क्योंकि हर तरह का जो है आपको नॉलेज बुक्स में मिल जाएगा। तो अपने को अच्छी से अच्छी किताबें पढ़नी है। आप जोक्स पढ़ो, कॉमेडी पढ़ो, एंटरटेनमेंट पढ़ो, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी आपको अच्छा एंटरटेनमेंट ढूंढ के देखना चाहिए। तो इस तरह से ये जो माय हॉबी पे था हमने लिखा। आप अपनी हॉबी पे भी लिखने की कोशिश कीजिए, आपकी जो भी हॉबी हो उसके ऊपर आप एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। कम से कम 2 पैराग्राफ तो लिखिएगा, उससे कम मत लिखिएगा। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का महत्व। ट्रीज मेक अस हेल्दी, दैट इज वी कीप हेल्दी बाय द प्योर एयर एंड थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज। तो पेड़ जो है वो हमें हेल्दी रखते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। इसका मतलब कि वी कीप हेल्दी बाय द प्योर एयर। एक तो हम जो पेड़ों से जो शुद्ध हवा आती है उससे हम जो है हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और दूसरा, थिंग्स वी गेट फ्रॉम ट्रीज, जो हम पेड़ों से चीजें पाते हैं उससे भी हम हेल्दी रहते हैं। ट्रीज ऑल्सो रिमूव आवर फैटिग। इसके साथ एक ट्रीज जो होते हैं, पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं, तो हमारी थकान भी उससे दूर हो जाती है। वी गेट फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड नट्स फ्रॉम द ट्री। पेड़ों से हम फल, फूल और मेवे, ये सब हमें पेड़ों से मिलता है। फ्रॉम विच वी ऑल्सो बिकम रिच। और इन सब से हम जो है रिच भी बनते हैं, अमीर भी बनते हैं। कैसे? जिन लोग के पास खेती बाड़ी का काम होता है वो लोग ये सब करके भी पैसे कमाते हैं। ट्रीज रियली बेनिफिट एवरीवन एंड डू नॉट टेक एनीथिंग इन रिटर्न। तो इस तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो सचमुच सबका जो है हित करते हैं, सबका लाभ करते हैं, और कभी भी वापसी में कुछ नहीं मांगते आपसे।
In fact, it seems that the only task of trees is to serve others. बल्कि अगर ये कहा जाए तो ज्यादा नहीं होगा कि ऐसा लगता है कि पेड़ों का जो काम है वो है सिर्फ दूसरों की सेवा करना, वो सिर्फ यही करते हैं अपनी जिंदगी भर। These trees give us shade when it rains. ये पेड़ हमें बरसात में छाया देते हैं। We find the tree attractive to look at. पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। They are beneficial for us in every way. हमारे लिए ये हर तरीके से लाभकारी हितकारी होते हैं। If there were no trees, we would not get shade, we would not get pure air to breathe, no rain, fruits, flowers, dry fruits, wood and medicines, etc. तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, हमें ना तो छाया मिलेगी, शेड यानी छाया, हमें जो है प्योर एयर, जो ताजी हवा है वो भी नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए, बारिश नहीं होगी, जो फल है वो नहीं मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे में भी नहीं मिलेंगे, लकड़ी नहीं मिलेगी और दवाएं भी नहीं मिलेंगी। वी डू नॉट गेट थिंग्स एंड द अर्थ डज नॉट लुक सो ब्यूटीफुल। तो हमें कुछ भी चीजें नहीं मिलेंगी और धरती भी सुंदर नहीं दिखेगी। Where there are more trees, there is coldness and coldness attracts clouds for rain. जहां पे ज्यादा पेड़ होते हैं वहां पे ठंडक होती है और ठंडक की वजह से क्लाउड्स, जो बादल होते हैं वो बारिश के वो बनते हैं। Due to rain, all the pools are filled, greenery is covered everywhere. बारिश की वजह से क्या होता है, सारे जो पूल होते हैं, तालाब वगैरह सब भर जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। The trees themselves tolerate sun, rain, etc. and in return give us many things. जो पेड़ होते हैं वो खुद तो जो धूप है, बारिश है, सब कुछ सहन कर लेते हैं और हमें वापसी में क्या देते हैं, कई कई सारी चीजें देते हैं, जैसे कि शेड हुआ, छाया हुई, फ्रूट्स, फ्लावर्स, फल फूल हुए इत्यादि। एंड डू नॉट टेक एनीथिंग इन इट्स रिप्लेसमेंट, और कुछ भी वापस नहीं लेते हैं उसकी रिप्लेसमेंट के लिए। हम बाजार जाते हैं, एक चीज लेते हैं तो पैसा देते हैं, है ना, पर पेड़ पौधे कुछ नहीं मांगते। We learn from trees that we should serve others and do good to people without selfishness. तो पेड़ों से हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, सर्व करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और वापसी में बिना किसी सेल्फिशनेस के हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए और लोगों की भलाई करनी चाहिए। तो आज बच्चों इस चैप्टर का लास्ट सेशन भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे जो है आप अच्छी तरह से पढ़े और समझे और अपने मन से भी लिखने की कोशिश करें। आज का ये सेशन यही फिनिश करते हुए मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.